हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, सो जो मैटर बना हुआ है वो बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल से बना हुआ है जिसे हम कहते हैं एटम। ओके, और ये जो एटम की डिस्कवरी है इनमें बहुत सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं। तो ये जो एटम है उनमें हमने इससे पहले देखा हुआ है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने किया हुआ है? सर जे थॉमसन। ओके, फिर उसके बाद में जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है? वो हुआ है रुदरफोर्ड। ओके, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से बताया है लेकिन एक्चुअल में किसने डिस्कवर किया हुआ है? रुदरफोर्ड ने। अब लास्ट वन हमें देखना है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, आज हम कह सकते हैं जो एटम का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बना हुआ है? बीच में न्यूक्लियस है जिनमें पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है और उसके साथ न्यूट्रॉन भी है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, वो नल चार्ज है। ओके, और सराउंडिंग में ऑर्बिट्स है और उस ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स है जो निगेटिवली चार्ज है। ओके, यही इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया गया है बाय जे थॉमसन, यही प्रोटॉन डिस्कवर किया गया है बाय रुदरफोर्ड एंड थर्ड वन जो हमें आज देखना है वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब जो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है वो आखिर किया किसने? सो सबसे पहले उनका नाम लेते हैं जेम्स चैडविक। ओके, सो जेम्स चैडविक इस साइंटिस्ट ने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कर लिया। ओके, और ये किया हुआ है उन्होंने 1932 में जेम्स चैडविक इस साइंटिस्ट ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर ली। ओके, सो सबसे पहले हम ये जानेंगे जब न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था उस समय पर किस तरह की बातें लोग किया करते थे, यानी कि आखिर क्या है, क्यों डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो क्यों करना पड़ा? क्योंकि बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी दिक्कतें थी जो नजर में आ चुकी थी, वही जानने के लिए, उसका आंसर जानने के लिए हमें डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन करना पड़ा। ओके, सो सबसे पहले वो जो चीजें थी वो हम ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी उस समय पर सिर्फ यही कहा जाता था अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड एंड जे थॉमसन, बीच में एक न्यूक्लियस है जिनमें पॉजिटिव चार्ज है और उनमें प्रोटॉन मौजूद है और सराउंडिंग में ऑर्बिट्स है और उस ऑर्बिट्स में मौजूद है इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो यही था उस समय का एटम। लेकिन इन 1932 जो चैडविक ने बताया वो कुछ अलग बताया, वो था न्यूट्रॉन। ओके, अब उससे पहले लोग कहते थे, यानी जो साइंटिस्ट है वो अलग अलग तरह से सोचते थे कि देखिए अगर आप देखोगे हीलियम एटम, ओके, ये जो हीलियम एटम है इनका एटॉमिक नंबर है 2 और जो हाइड्रोजन एटम है उनका एटॉमिक नंबर है 1। ओके, अब जो हीलियम का जो एटॉमिक मास है वो है 4 और जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है वो है 1। ओके, अब ये एटॉमिक मास डिफरेंस क्यों है? सबसे पहला क्वेश्चन यही था, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है और जो मास ऑफ एटम है वो किस पर डिपेंडेंट है? वो मास ऑफ प्रोटॉन पर डिपेंडेंट है, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत कम है, बहुत नेग्लिजिबल है। मैंने इससे पहले के लेक्चर में आपको बताया है, जो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मास ऑफ प्रोटॉन ही होगा मास ऑफ एटम। ओके, सो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है इसलिए उसका एटॉमिक नंबर 1 है, यानी कि उसका जो एटॉमिक मास हुआ वो है 1। ओके, अब यहाँ पर ये जो हीलियम है उसका एटॉमिक नंबर है 2 है। अब एटॉमिक नंबर किस पर डिपेंड है? एटॉमिक नंबर उस पर डिपेंड है अगर एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है उस पर डिपेंडेंट है। सो यहाँ पर 2 एटॉमिक नंबर है यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 है लेकिन एटॉमिक मास 4 दिखा रहा है। ओके, अब जो एटॉमिक मास है उस समय पर किसमें कैलकुलेट किया करता था? इससे पहले मैंने आपको बताया है वो है एटॉमिक मास यूनिट AMU। अब ये 4 एटॉमिक मास यूनिट हुआ, हीलियम का जो एटॉमिक मास हुआ ये हुआ 4 एटॉमिक मास यूनिट और हाइड्रोजन का जो हुआ वो
1 एटॉमिक मास यूनिट। ओके, अब ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर डिपेंडेंट है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के मास पर डिपेंडेंट है ये एटॉमिक मास। बट अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 हुआ, सो मास ऑफ प्रोटॉन 1 हुआ, यानी एटॉमिक मास हुआ 1 AMU। बट यही आपने देखा हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 हुए, और उनमें जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो 2 मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होना चाहिए, लेकिन है कितना, नंबर ऑफ 4 मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर। यही तो दिक्कत थी, जब इसमें प्रोटॉन 2 है सो इनका एटॉमिक मास यूनिट जो है वो 2 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर है 4। ओके, फिर अलग अलग तरीके से इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया। यहाँ पर देखिए इस तरह से एक तरफ हाइड्रोजन लिया गया और एक तरफ हीलियम लिया गया। ये एक वेट मशीन है, इस वेट मशीन पर एक जगह पर हीलियम लिया गया और एक जगह पर हाइड्रोजन लिया गया। अब एक जगह पर जहां पर हीलियम लिया गया है वहां पर यही वेट मशीन इस तरह से हो गया। अब जो नंबर ऑफ एटम्स हीलियम का 1 लिया है और नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन का 1 लिया है, तब इस तरह से वेट मशीन हो चुका है। ओके, फिर से हमने यहाँ पर और एक हाइड्रोजन एटम बढ़ा लिया। जब हमने और एक हाइड्रोजन एटम बढ़ा लिया, फिर भी यहाँ जो वेट मशीन है वो इसी तरह से दिखा रहा था। फिर हमने लिया यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 एटम्स। जब हमने हाइड्रोजन के 4 एटम्स लिए हीलियम के 1 एटम के बराबर, सो यहाँ पर ये वेट मशीन फिर से अपनी जगह पर बैलेंस हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, हीलियम सिंगल एटम हीलियम का जो वेट है वो वेट है 4 हाइड्रोजन एटम के वेट के बराबर। अब देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन हाइड्रोजन में 1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन हीलियम में 2 है। ओके, अब हीलियम में अगर 2 है तो उसका एटॉमिक मास होना चाहिए 2 AMU, 2 एटॉमिक मास यूनिट होना चाहिए, जबकि यहाँ पर है 4 एटॉमिक मास यूनिट। सो ये जो एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ एटॉमिक मास यूनिट है, यानी कि जो एटॉमिक मास बढ़ा हुआ है वो आखिर आया कहाँ से? सो कुछ तो वहां पर और कुछ मौजूद है प्रोटॉन के अलावा, जो उसका मास बढ़ा रहा है, उस न्यूक्लियस का या फिर उस एटम का मास बढ़ा रहा है। इससे ये समझ में आ गया। और एक चीज है, अगर आप सोचोगे यहाँ पर हमने जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है, सो यहाँ पर एटॉमिक मास यूनिट हुआ 4 AMU, तो सब समझ लीजिए हमने उसे दुगना कर लिया। 2 अगर 2 प्रोटॉन्स होंगे सो आगे जो कोई एलिमेंट्स होंगे उनके उनमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उनका मास का हम दुगना कर लेंगे, सो हमें एटॉमिक मास मिल जाएगा एलिमेंट का, वो भी करके देख लिया। सो देखिए आपको मैं एग्जांपल दूंगा, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। ओके, अब जो एटॉमिक नंबर है हीलियम का कितना है 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4। ओके, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4। ओके, सो अब देखिए हीलियम का 2 है, उसका एटॉमिक मास हुआ 4 AMU, लिथियम का 3 है, उसका एटॉमिक मास हुआ 7 AMU, बेरिलियम का 4 एटॉमिक नंबर है, उसका एटॉमिक मास हुआ 9 AMU। जब हमने दुगना कर लिया, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद हैं उससे हमने दुगना कर लिया और उसका एटॉमिक मास हमने बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर भी कहीं कहीं पर दुगना करने के बाद भी हमें एग्जैक्ट एटॉमिक मास नहीं मिल पाया, सो ये भी एक प्रॉब्लम हुआ। सो इस प्रॉब्लम के वजह से लोगों ने या फिर साइंटिस्ट ने समझा कि कुछ तो न्यूक्लियस में अलग सा है प्रोटॉन के अलावा जो उसका एटॉमिक मास बढ़ा रहा है। सो यही चीजें ध्यान में रखकर जेम्स चैडविक इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट इसलिए किया, उन्हें डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन करना था। सो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया है वो हम देख लेंगे। सो देखिए यहाँ पर एक बोरॉन का प्लेट लिया गया है, यह है बोरॉन का प्लेट, या फिर जिस तरह से रुदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल लिया था उसी तरह से ये भी एक फॉइल समझ लीजिए जो बोरॉन से बना हुआ है। ओके, और सेम यहाँ पर एक सोर्स लिया गया है, ये एक सोर्स है, जो
अल्फा पार्टिकल्स जो है वो इंपार्ट करेगा इस बोरॉन के प्लेट पर। ये जो सोर्स है, एक सोर्स है, ये ओरिजिन है जहां से अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं और इस बोरॉन के प्लेट पर इंपार्ट कर रहे हैं। यानी कि ये अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स है और ये इस बोरॉन प्लेट पर इंपार्ट किए गए, उन पर मारे गए। ओके, सो ये डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन का एक्सपेरिमेंट है। जब इस बोरॉन प्लेट पर अल्फा पार्टिकल्स जब इंपार्ट किए, इस बोरॉन प्लेट पर जब अल्फा पार्टिकल्स इंपार्ट किए, तब उस समय पर क्या नजर आया, इसमें से जो रेज निकले वो ना तो एनोड रेज थे ना तो कैथोड रेज थे। जब अल्फा पार्टिकल्स इस बोरॉन के प्लेट पर इंपार्ट किए गए तब इनमें से रेज निकले। यानी कि ये जब अल्फा पार्टिकल्स इसके अंदर घुस गए उस समय पर इसमें से जब वो बाहर निकले, तो वो किसके फॉर्म में बाहर निकले, एक रेज के फॉर्म में बाहर निकले। और जो रेज थे न्यूट्रल रेज। अब न्यूट्रल रेज हम क्यों कहेंगे, क्योंकि कैथोड रेज जो है वो निगेटिवली चार्ज है और एनोड रेज जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। यहां से निकले हुए जो रेज थे उस पर कोई भी चार्ज नहीं था, यानी पॉजिटिव भी नहीं था वो और निगेटिव भी नहीं था, लेकिन कुछ तो अलग सा था कैथोड और एनोड रेज के अलावा ये रेज जो निकले हुए थे वो। ओके, अब यही रेज जो है आखिर कौन से है, क्या है, वो समझ नहीं पा रहा था जेम्स चैडविक। सो उन्होंने क्या किया, आगे की तरफ एक वैक्स की प्लेट रखी हुई है। ये हुआ एक वैक्स का प्लेट, मोमबत्ती एक तरह से आप कह सकते हो। उनका एक प्लेट बना हुआ है, जो प्लेट यहाँ पर रखा हुआ है। यही प्लेट जब यहाँ पर रखा हुआ है, ये न्यूट्रल रेज जब इस पर इंपार्ट हो गए, यही न्यूट्रल रेज जब इस पर इंपार्ट हो गए, तब उनमें से जो बाहर निकले वो थे प्रोटॉन, वो थे प्रोटॉन। यानी अब ये जो प्रोटॉन बाहर निकले हुए हैं वो कहां से निकले हुए, जब ये न्यूट्रल रेज इस वैक्स के एटम पर, इस वैक्स के एटम पर यानी इस प्लेट पर जब इंपार्ट हो गए, तब उन्होंने क्या किया, इस न्यूट्रल रेज ने उसके एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन थे उसे उन्होंने शूट आउट कर दिया, बाहर फेंक दिया, शूट आउट कर दिया, बाहर फेंक दिया। यानी यहां से जितने एटम्स थे उनके प्रोटॉन बाहर निकल चुके हैं, इस फॉर्म में यहाँ पर प्रोटॉन बाहर निकले। यानी ये जो न्यूट्रल रेज है वो एक कैपेबिलिटी रख सकते हैं। क्या कैपेबिलिटी रख सकते हैं, यहाँ के एटम में जो कोई प्रोटॉन होंगे वो उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। यानी वो प्रोटॉन के बराबर के पार्टिकल्स हैं, वो प्रोटॉन के बराबर के पार्टिकल्स हैं, यानी कि वो न्यूक्लियस में मौजूद है। यानी प्रोटॉन को छोड़कर कुछ अलग पार्टिकल्स भी न्यूक्लियस में एटम के मौजूद है। वही पार्टिकल्स फिर उन्होंने कहा न्यूट्रॉन्स, और इस तरह से डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स हो चुका है। ओके, और यही था न्यूट्रॉन। जो बचे हुए पार्टिकल्स है प्रोटॉन को छोड़कर एटम के न्यूक्लियस में, उन्हें कहा गया न्यूट्रॉन, जिन पर कोई भी चार्ज नहीं है, वो नल चार्ज है। ओके, सो इस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सारों की डिस्कवरी हो चुकी है। ओके, सो आपको पता चल चुका है आखिर एटम है क्या, और उसके डिस्कवरी में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। ओके, सो बेसिकली हम कुछ चीजें अब एटम के बारे में देख लेंगे। अब देखिए, एटम बना हुआ है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस में है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, ये बेसिक चीजें हैं। मैं यहाँ पर क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आगे आपको यही चीजें समझनी होगी, आगे आपको यही फिर से चीजें आएगी सामने, तो आपको आगे की चीजें समझ में आ जाएगी। सो देखिए, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है प्लस न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन नल चार्ज है। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में यहाँ पर ऑर्बिट्स है, ये हुए ऑर्बिट्स। इस ऑर्बिट्स को अगर नंबर से इंडिकेट किया जाएगा, यानी इंटीजर से, पॉजिटिव इंटीजर से, सो ये इस तरह से होगा, n = 1, n = 2, n = 3,
n is equal to 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ओके, जितने सारे ऑर्बिट्स आएंगे उसके हिसाब से उसे इंटीजर में, पॉजिटिव इंटीजर में आपको इंडिकेट करना है, तो इस तरह से करना होगा। और अगर आपको अल्फाबेट में इंडिकेट करना है तो कैपिटल में आपको सबसे पहले K, फिर L, फिर M, फिर N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, इस तरह से ओके। जितने ऑर्बिट्स आएंगे उनको इस तरह से अल्फाबेट में आपको इंडिकेट करना है। फिर सबसे नंबर 1 ऑर्बिट में जो सब एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो कौन सा है, उसमें है सबसे पहला S, एक यहाँ पर sp, यहाँ पर sp d और यहाँ पर sp d एंड f, और फिर नेक्स्ट वन में जो आएगा वो भी sp-df, और फिर नेक्स्ट वन में जो कुछ भी आएगा सब एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो होंगे sp-df ओके। अब देखिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल इज 2, p ऑर्बिटल इज 6, d ऑर्बिटल इज 10, f ऑर्बिटल इज 14। सो इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट इज 2, then 8, then 2 plus 8, 18 plus 10, 2 plus 8, 10 plus d, sorry, 2 plus 6, 2 plus 6 plus 10, 18, and then 32, 2 plus 6 plus 10 plus 14, that means 32। सो आगे जितने भी ऑर्बिट्स आएंगे, ऑर्बिटल्स आएंगे, उनमें 32 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हो, उस एटम में मौजूद होंगे। सो इस तरह से ये हुए बेसिक इंफॉर्मेशन फॉर एटम्स ओके। सो ये जो ऑर्बिट से इनमें होंगे इलेक्ट्रॉन जो निगेटिवली चार्ज है वो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करेंगे ओके। सो यही है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से इसे डिस्कवर किया है, बाय डिस्कवर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉमसन, नेक्स्ट वन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बाय रुदरफोर्ड, नेक्स्ट वन डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बाय चैडविक। सो इस तरह से यहाँ पर हम आज रुकेंगे, फिर आगे का जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन नेक्स्ट